नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की हेडलाइंस और सुर्खियों के साथ। हरियाणा में 3 और जेजेपी विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पार्टी में हुई शामिल। जींद की जन आशीर्वाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आप और कांग्रेस सहित अन्य दलों का प्रचार अभियान और जारी। पेरिस पैरालंपिक के भारतीय विजेताओं को प्रधानमंत्री ने फोन करके दी शाबाशी। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस के बेहतरीन प्रदर्शन को सराहा। अवनी लेखरा की सफलता पर भी जताई खुशी। कहा, कामयाबी पर गर्व कर रहा है देश। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का किया जिक्र। प्रधान न्यायाधीश का न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीईएमएल बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का किया अनावरण। कहा, अगले 3 महीनों में परिचालन के लिए तैयार होंगी स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन। किफायती किराए में तेज और आरामदेह यात्रा होगी सुनिश्चित। अगस्त महीने में हुआ 1,74,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। पिछले साल की तुलना में आया 10% का उछाल। चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी संग्रह में दर्ज किया गया लगातार इजाफा। बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए फिर सड़कों पर उतरे लोग। कोलकाता में नागरिक समाज ने महिला डॉक्टर के मामले पर किया जोरदार प्रदर्शन। एम्स ऋषिकेश में उपराष्ट्रपति ने कोलकाता की घटना को बताया मानवता के लिए शर्मनाक। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाविकास आघाड़ी की राजनीति पर महायुति का पलटवार। सीएम शिंदे ने कहा, आगामी चुनाव में हार निश्चित देखकर राजनीति कर रहा है विपक्ष। फडणवीस ने कहा, एमवीए ने कभी नहीं किया शिवाजी महाराज का सम्मान। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सोमवार को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में घोषित किया गया अवकाश। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में कई जगह भारी बरसात। आप देख रहे थे सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। हरियाणा में सियासी हलचल हर दिन गुजरते दिन के साथ तेज होती दिखाई पड़ रही है। रविवार को जहां भाजपा की जन आशीर्वाद रैली हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी इनेलो ने भी अपनी रैलियां की। वहीं कांग्रेस मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। हालांकि चुनाव आयोग इस बदलाव का कारण स्पष्ट कर चुका है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों को रफ्तार देते हुए भाजपा ने रविवार को जींद में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इस रैली में जजपा विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग तथा पूर्व मंत्री अनूप धानक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शक्ति रानी हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी हैं, जिनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के सहयोग से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंचे हैं। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में
पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। जहां एक ओर भाजपा अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित किया। बसपा के साथ गठबंधन में उतरी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आने वाले वक्त में 4 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल होंगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान तथा भूपिंदर हुड्डा भी शामिल हुए। इस बीच हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की तारीख में बदलाव किए जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में लगी है। इस मसले पर जबरदस्त वार प्रतिवार देखने को मिल रहा है। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। हालांकि चुनाव आयोग ने शनिवार को हरियाणा में विधानसभा के लिए मतदान 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कराने की घोषणा करते हुए ये स्पष्ट किया था कि बिश्नोई समुदाय की परंपराओं का सम्मान करते हुए ये किया गया, क्योंकि हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर के सम्मान में आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने के लिए राजस्थान जाने की सदियों पुरानी प्रथा है तथा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान के द्वारा मतदान की तिथि पुनर्निर्धारित करने का भी अनुरोध किया गया था। लेकिन चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में लगी है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की है। इन खिलाड़ियों में मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रवीना फ्रांसिस शामिल हैं। उन्होंने प्रत्येक विजेता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की है। पैरालंपिक के खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण वह कॉल में शामिल नहीं हो पाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित रेल प्रशिक्षण केंद्र में जाकर सभी व्यवस्थाएं देखी तथा रेलवे कर्मचारियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने लोको पायलट, ट्रैकमैन और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। साथ ही सुगम क्रियान्वयन की दिशा में रेल मंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निर्णय लेकर समाधान कर दिया और बाकी अन्य समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही। बेंगलुरु में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सारे ट्रैकमैन हैं, काफ़ी लोको पायलट्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र कैटेगरी के हैं। तो सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं। उन सब पॉइंट्स को, उनमें से कुछ फैसले तो आज यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो गए और कुछ फैसले और बोर्ड में एक प्रॉपर एग्जामिन करके कमेटी बना के। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की वंदे भारत के इस नए स्लीपर कोच पर इस रिपोर्ट को देखिए। 15 फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनाया गया, जो कि चेयर वर्जन था, और इसे BEML यानी बेंगलोर में बनाया गया है।
जैसा आपने मेट्रो में देखा, वंदे भारत चेयर कार में देखा, बिल्कुल वैसे ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। ट्रेन सेट कह सकते हैं इसे, दोनों साइड से कोई अतिरिक्त इंजन इसके अंदर नहीं है। तो इस ट्रेन में 16 बोगियां हैं, जिसमें से 4 बोगी जो है 2 AC की है, 1 बोगी जो है वो आपकी फर्स्ट AC की, और बाकी की जो बोगियां हैं वो थर्ड AC की जो है वो बोगियां हैं। अब अंदर इसके फैब्रिक्स कैसे, किस तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्लीपर है, थर्ड AC स्लीपर कोच है, 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों सेकेंड में पहले जो है आपको विंडो का बाहर देखने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंड में भी विंडो को देखने को मिलेगा। साथ में टच लाइट या जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच। वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस, और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय रेल ने जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए लेटने के लिए यहाँ पर जो है उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या तब्दीली है पुराने और नए ट्रेन के अंदर। वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच, वाटर होल्डर, नीचे भी वाटर होल्डर दिया गया है। सामान रखने के लिए आप देख सकते हैं कि अलग से इसमें लगेज केबिन भी बनाया गया है। स्लीपर लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई गिरे नहीं। इंफोटेनमेंट की सुविधा है यहाँ पर, हर स्टेशन के आने के पहले शौचालय की ये आपको जानकारी मिलेगी। टच लाइट से लेकर के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक ये यहाँ पर ये सारी आपको फैसिलिटी दी गई है। स्लाइडिंग डोर की व्यवस्था है इस पूरे ट्रेन के अंदर, जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार के अंदर भी देखा था। फैब्रिक्स की बात करें तो सनराइज जो है इसको कलर दिया गया है, साथ में ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पर। और जो क्रू मेंबर्स के हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। देखिए, दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर इस ट्रेन में ये 2 कोचेज बनाए गए हैं, यानी दिव्यांग जन जो हैं, जो यहाँ पर जिनके पास स्पेस भी हो, और दिव्यांगजन जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, जो पहली बार भारतीय रेल में किसी ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर के अलावा भी अगर हम इसके टॉयलेट्स की बात करें तो थोड़ी तब्दीली है। अगर चेयर कार में आपने देखा होगा इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, बायो टॉयलेट्स का ही यूज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अगर उनके टेक केयर के लिए उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है। साथ में थोड़ा जो है इसको और मॉडर्न बनाया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। CCTV की व्यवस्था की गई है, हर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों को एक नया अनुभव होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये पहली जो रैक है वंदे भारत स्लीपर की, ये रैक बन के तैयार है। अब इसे RDOC के हवाले किया जाएगा, जो इसका 2 महीने तक जो इसकी टेस्टिंग करेगी, और उसके बाद इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। इसको जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि दीपावली तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बेंगलुरु। अगस्त महीने का GST कलेक्शन 1,75,000 करोड़ रुपए तक हो गया है, जो बीते वर्ष के 1,59,000 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 10% अधिक है। अगस्त महीने में केंद्रीय GST कलेक्शन 39,000 करोड़ रुपए रहा और स्टेट GST के तौर पर 38,400 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है। अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व 9.2% बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वस्तुओं के आयात में GST रेवेन्यू 12% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपए हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखा है, डिजिटल मीडिया से लेकर टेलीविज़न के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
ओम शांति। उधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों और भाजपा का विरोध प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। लेकिन इस बीच हावड़ा के एक अस्पताल से एक और फिर वीरभूमि जिले के एक और सरकारी अस्पताल से भी कथित छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, भड़क गया है। भाजपा ने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से इन घटनाओं के बाद हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि राज्य के 2 अन्य अस्पतालों में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। पहला मामला हावड़ा के एक अस्पताल का है, जहां एक कर्मचारी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये लड़की इसी अस्पताल में भर्ती थी और सीटी स्कैन के लिए ले जाई जा रही थी और वहां काम करने वाले एक लड़के ने उसे अकेला पाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। भाजपा ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक के इस्तीफे की मांग की। वहां पर कार्यरत एक लड़का जो उसके परिवार की महिला को सिटी स्कैन सेंटर से बाहर रख के उसको अकेले में पाया और अकेले में पाने के बाद उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। देश में मरीज और डॉक्टर और अस्पताल की सुरक्षा की बात उठ रही है। इसी हावड़ा हॉस्पिटल में पोस्टर लगा हुआ है, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। उसके बावजूद एक महिला का सिटी स्कैन होगा, वहाँ कोई महिला सहायक क्यों नहीं होगी? ये पूर्ण रूप से हावड़ा जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का नकारापन है, उनका निग्लिजेंसी है। हम लोग घेराव किए हैं और सुपरिटेंडेंट के तत्काल बर्खास्तगी की मांग किए हैं। एफआईआर में उनका नाम भी डाला जाए, क्योंकि उनके नकारापंथी के चलते ही, उनके गलत नीतियों के चलते ही ये घटना घटा है। उधर बीरभूम जिले के एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्स के साथ भी कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां नर्स ने मरीज पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नर्स ने कहा है कि न सिर्फ उसे गलत तरीके से छुआ गया, बल्कि आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अस्पताल के स्टाफ भी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और कहा है कि टीएमसी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लास्ट 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में टोटल 6 रेप और मोलेस्टेशन की घटना घटी है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर हो चुकी है और पूरी यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है, पूरी सी व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को कोई मोरल अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बैठे रहे। वो अपना पद छोड़ के जाए, इससे ही बंगाल का मंगल है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का 7 दिवसीय धरना जारी है। स्थानीय लोगों ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अस्पताल में हुए निर्माण को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने पिछले 3 साल में यहाँ हुए कंस्ट्रक्शन और टेंडरों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस मामले की जाँच सीबीआई ही कर रही है। इस मामले की जाँच के दौरान सीबीआई को अस्पताल में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या मामले के खिलाफ सुभाष पल्ली क्षेत्र के निवासियों ने आग मशालों के साथ विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के बाद 2 अस्पतालों में छेड़छाड़ की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहला मामला वीरभूमि के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक मरीज से सलाइन ड्रिप लगा रही नर्स को गलत तरीके से छुआ, तो वहीं पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। उधर हावड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने गई नाबालिग से लैब टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की। नाबालिग के परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल में बढ़ते बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य में एक महिला सीएम है, लेकिन वह महिलाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। जो आरजीकर वाला घटना के साथ साथ बंगाल में जगह जगह इस प्रकार घटना लगातार हो रही है। पिछले 13 साल में 48,000 घटना रेप और मर्डर का हुआ है। हमारे वहाँ न्यू टाउन में एक मर्डर हुआ, एक व्यवसायी का, एक 7 साल की लड़की का फिर एक बार बलात्कार हुआ है और यहाँ हावड़ा में भी वही घटना हुई है 13 साल की लड़की के साथ। ये लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बंगाल की और लगातार महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। जहाँ महिला मुख्यमंत्री है
बड़े आवाज़ से बात करती हैं, दिल्ली को गाली देती हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकती, ना उनको सम्मान करती है। उसके बाद उनके साथ उनका जब मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, टेस्ट के लिए, बदतमीजी होती है उसके साथ। और वो घटना आपके सामने वाला हॉस्पिटल में हुआ है, जहाँ की सुपर 13 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 10 साल से यहाँ 11 साल से बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, ये बड़ा रहस्य है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर तेलंगाना में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राज्य के 1/3 हिस्से में बारिश का रेड अलर्ट बना हुआ है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उधर भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेडक जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। तेलंगाना के वारंगल शहर में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यातायात भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण बुदमेरू वायु नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में जल जमाव से लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उधर असम में भारी बारिश के कारण कई जगह जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। रात भर बारिश के बाद गुवाहाटी के कई सड़कें जलमग्न हो गईं। चांदमारी, राजगढ़, जू रोड, रुक्मणी गांव और बेलटोला में जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और यात्री काफी देर तक इस जलभराव में फंसे रहे। दिल्ली में आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं का न मिल पाने को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में जन आक्रोश रैली की और केजरीवाल की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की जगह केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। भाजपा ने दिल्ली में निकाली जन आक्रोश रैली। दिल्ली सरकार के झूठे दावों पर जमकर घेरा। भाजपा ने दिल्ली की खराब स्थितियों पर उठाए सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जन आक्रोश रैली निकालकर आम आदमी पार्टी के पानी, बिजली, सड़क और अस्पताल जैसे तमाम दावों को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखा और खराब स्थितियों पर सवाल उठाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के प्रीत विहार में जन आक्रोश रैली निकालकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खोखले दावों की हवा निकालने निकले हैं। जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूँ, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं। दिल्ली की ये वो सरकार है जो बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकती। इस कड़ी में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तुगलकाबाद के इंदिरा कल्याण विहार में जन आक्रोश रैली निकाली, जबकि सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर विधानसभा के इंदिरा कैंप और वाल्मीकि बस्ती में जन आक्रोश रैली निकाली। दोनों सांसदों ने झुग्गी वासियों की समस्याओं को सुना। इसके बाद पानी, बिजली, सड़क, बारात घर, अस्पताल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर जनता की समस्याओं के समाधान की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया।
अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे हैं जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1 दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? पिछले 1 दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे। 6-7 साल से जो गरीब लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी जा रही है। लोगों की ये भी शिकायत है कि आज पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली के अंदर अब केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया है। भाजपा का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राशन कार्ड बनाने का कार्य बंद कर दिया है, जबकि मोदी सरकार द्वारा देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन योजनाएं भी बंद हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दिल्ली में लागू नहीं की गई है। साथ ही भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनने, नए राशन कार्ड बनाने, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और ओल्ड एज पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की सियासत जोर पकड़ रही है। जहां महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को सियासी मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं महायुति गठबंधन ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ इस मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव करीब है। जनता के बीच जाने के लिए राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए। महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को सियासी मुद्दा बनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो जवाब में महायुति भी सड़कों पर उतर आई और विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में हार को देखते हुए वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के मार्च को विशुद्ध रूप से राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस से माफी की मांग की। पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला। महाविकास अघाड़ी मूर्ति गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बता रही है। दरअसल सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल किया गया था, जो पिछले दिनों गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना पर अफसोस जताते हुए माफी मांगी थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। शुक्रवार को मामले में पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाअघाड़ी घटना को राज्य की जनता का अपमान बता रही है, तो वहीं महायुति इसे विपक्ष की कोरी सियासत बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की है और भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर इन राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से दोनों ही राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के चौकी तराली के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से हो रहे चांदी की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। जब्त चांदी की कीमत करीब 24 लाख रुपए है, जबकि इसका वजन करीब 35 किलो के आसपास है। चांदी के इन आभूषणों को भारत से बांग्लादेश तस्करी किया जा रहा था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में ग्राम गढ़ी चौबीसा में सोयाबीन की फसल का अवलोकन किया और किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और मिशन कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसानों का कल्याण करना है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है और वर्तमान में 1 करोड़ 11 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दीदियों को इतना काम सौंपा जाएगा कि अगर वो काम करना चाहेंगी तो लखपति बन जाएंगी। नहीं रहेंगे गरीब, आगे बढ़ेंगे। आज आप सब दीदियों के दर्शन हुए, मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। ये विदिशा जिले की दीदियां बैठी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे और आज दीदियों का टर्नओवर ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 20,000 करोड़ रुपए से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना बड़ा रोल रहेगा। आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर आप पार्षद रामचंद्र के अपहरण को लेकर लगाए आरोप पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक तरीके से पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता से सुबह से एक सर्कस चला रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर देश की राजधानी है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि वे पार्षद रामचंद्र से पूछताछ करें। कितने भोले हैं रामचंद्र। कुछ लोग आए थे, लोगों का नाम नहीं पता, कौन से कार्यालय ले गए पता नहीं, और वो लोग फिर इन्हें छोड़ गए वो भी नहीं पता। फिर कह रहे हैं कि 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और हमको छुड़ा के ले गई। तो पुलिस कहाँ गई थी लेने के लिए? आम आदमी पार्टी के जमानती सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो या बाकी जितने इनके नेता हो, ये एक सर्कस चला रहे हैं सुबह से। दिल्ली शहर देश की राजधानी है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है और दिल्ली की पुलिस से तो मैं मांग भी करता हूं कि अब इस रामचंद्र का इंटरोगेशन होना चाहिए। 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करते हुए असम सरकार कल 23,900 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। समग्र शिक्षा के तहत 23,956 संविदा शिक्षकों को स्थायी शिक्षक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में राज्य में सरकारी नौकरियों की कुल भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत रविवार को युवा मोर्चा कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भाजपा सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई मजहब या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाले आज नकाब पहनकर फिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। मेरा हर काम देश के नाम, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम हैं। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा कब है? देश सुरक्षित है जो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है? और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण
राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। ओसीए के अंतरिम अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह का कहना है कि देश लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ने खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। राजा रणधीर सिंह से ओसीए की भूमिका और अन्य विषयों पर खास बात की हमारे सहयोगी संवाददाता नारायण सिंह ने। 8 सितंबर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चुनाव हैं और उसमें राजा रणधीर सिंह जी, जो कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, उनका चुना जाना तय है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, वो कुशल खेल प्रशासक रह चुके हैं और एक चैंपियन शूटर भी है। तो उनसे बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। हमारे लिए ये जो ओलंपिक काउंसिल एशिया की मीटिंग हिंदुस्तान में है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए देश के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। अगर आपको याद है, आप तो छोटे हैं उम्र में, आपको तो, मैं तो 5-6 साल का था, बट 1951 से एशियन गेम शुरू हुई और शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। उसमें 1951 में जो आज पटियाला हाउस है, जो कोर्ट्स है, उस ज़माने में पटियाला फैमिली की प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ 1950 में और 51 में ये एशियन गेम्स, उस टाइम में एशियन गेम फेडरेशन कहलाती थी, एशियन गेम फेडरेशन बनी। और फिर 1951 में नेशनल स्टेडियम, जो आज ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ पहली एशियन गेम्स हुई। फिर हिंदुस्तान में, फिर दुनिया भर में, एशिया में भर में घूमी। फिर 1982 में फिर आई दिल्ली गेम्स और अब उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई, दूसरे गेम्स कराए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। तो हमारा जो सारा सोचने का तरीका है और एम्फेसिस जो नहीं थी पहले, वो अब एम्फेसिस स्पोर्ट्स में फिर आ गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, जिससे हिंदुस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है जहाँ भी जनरल असेंबली होती है। और ये ख़ास जब आप दिल्ली में कर रहे हैं जहाँ से गेम्स वो फाउंडेड। भारत की बात करें, किस तरह से काफ़ी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भारत लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हो, बड़े बड़े इवेंट कराए। और सर, किस तरह से देखते हैं कि भारत का लगातार ये बड़े इवेंट्स का आयोजन कराना, बड़ी चैम्पियनशिप का आयोजन कराना, ये क्या दर्शाता है कि फ्यूचर में हम कुछ और बड़े इवेंट और बड़ी चैम्पियनशिप कराने को अग्रसर हैं? खेलो इंडिया का बहुत स्प्रेड करी है स्पोर्ट्स। उसमें इंसेंटिव बहुत है, बच्चों को इक्विपमेंट मिल रहा है, कोचेज़ का फ़ायदा है, अलाउंस मिल रहा है उनको इसमें, जिससे पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़े। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब इनकरेजमेंट हो रही है और ये इनकरेजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़ में जिसमें हिंदुस्तान का नाम बढ़े, चाहे स्पोर्ट है, चाहे कल्चरल है, चाहे कुछ है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। सर, परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन एथलीट्स की, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एक लगातार एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार मेडल जीता, मानु भाकर ने 2 जीत लिए, तीसरा मिस हुआ। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे आप बन गए, नहीं, ये सिस्टम उसको निकालता है खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी आते आते आ गए, आपकी शूटिंग नंबर 1 स्पोर्ट बन गई इंडिया की। पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भारतीय खेल की एक नई दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि वो जो चुनाव होने वाले हैं 8 सितंबर को, उसमें ओसीए के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये भी एक भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बात होगी, भारतीय खेल के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे और यह भारतीय स्पोर्ट्स के लिए भी एक गौरवशाली क्षण होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर आरटीआई के जरिए कई गंभीर खुलासे सामने आए हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है। आरटीआई के जरिए मिले आंकड़े न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बेनकाब करते हैं, बल्कि दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार चल रही है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। एक आरटीआई के खुलासे में ये पता चला है कि तकरीबन 5 सालों में दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित चाचा नेहरू अस्पताल के लगभग 4100 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई आरटीआई से दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। मैंने दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक आरटीआई लगाई कि दिल्ली में पिछले 5 साल में 5 साल से कम या 5 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हुई है और उसका मेन रीज़न क्या है। 5.5 साल में 4100 बच्चों की डेथ, और वो भी 5 साल या 5 साल तक के, यानी कि इससे ऊपर का डेटा अलग, और एक सिंगल हॉस्पिटल में कॉज ऑफ डेथ में निमोनिया, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया। इन 5 सालों में 4095 यानी कि 4100 बच्चों की मौत एक गंभीर मुद्दा है। सबसे ज़्यादा जो डेटा ये आरटीआई बता रही है कि 2019 में 875 बच्चों की मौत हुई, फिर 2020 में 866, पिछले साल यानी कि 2023 में 548 बच्चों की मौत हुई। इस साल 27 जून तक अभी 314 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी कि जैसे ट्रेंड चल रहा है तकरीबन हर महीने 50 बच्चों की मौत इस साल। एक आपने जो आरटीआई लगाई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी जो सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके परिवार और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवार पर इलाज में कितना खर्च हुआ है। केजरीवाल जी ने 31 मार्च 2015 से 27 अप्रैल 2022 तक, केजरीवाल जी, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, उनका तो खैर एक ही बार नाम है इसमें, 18,54,922 रुपये उनके इलाज पे खर्च हुए हैं। जो डेटा मुझे तो गवर्नमेंट डेटा से मिला है उसमें उन्होंने बताया है कि टेस्ट भी डॉक्टर लाल पैथ लैब और उससे या इंद्रप्रस्थ से कराए हैं। मैं इस पूरे लिस्ट में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल हाँ। हैं, सरकारी अस्पताल में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उसके परिवार का इलाज नहीं हुआ है। जी, मैं भी सरप्राइज। बाकी जो इन्होंने हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं वो सब प्राइवेट हैं। मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, उनके और उनके परिवार की, तो ये डेटा है फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2014 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक का, जिसमें 28 लाख, जी हाँ, 28,44,500 रुपये खर्च हुए हैं, और ये सारा का सारा डेटा प्राइवेट हॉस्पिटल का है। मुख्यमंत्री ने अगर अपनी जेब से 195 और 199 रुपये खर्च किए हैं तो इस डेटा के मुताबिक उन्होंने सरकार से क्लेम किया है। इन 10 सालों में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान कितने सरकारी अस्पताल खोले? तो उन्होंने बताया कि मात्र 3 सरकारी हॉस्पिटल बने हैं, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल और बुरारी हॉस्पिटल। और जैसा आपने भी मेंशन किया, अगर आप गूगल करेंगे और सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे 2012-13 या स्टार्टिंग 2014 में आधारशिला रखी गई है। दिल्ली को सिर्फ देखते हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार को देखते हैं। मैं ओवरऑल सबकी बात करूं आखिरी सवाल के तौर पे, तो आपको कितना सरप्राइज होता है एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे कि किस तरह के दावे और हकीकत क्या है? जब तक हम अपने इंटरनल इश्यूज, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, जिसकी हम बात करते हैं कि सड़कें अच्छी होंगी, मिट्टी धूल कम होगा, ये प्लास्टिक और इंडस्ट्री पे कार्रवाई होगी, और व्हीकल होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो बढ़िया होगा। फिर डीटीसी की बात कर लीजिए तो वो बसेस कितनी हैं सबको पता है, तो कहाँ से बेटर कर पाएंगे हम जब हम सिंसियर ही नहीं हैं। बातें बड़ी बड़ी करने की जगह अगर आज उसको प्रॉपरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें तो हर साल पोल्यूशन में मुझे, आपको और छोटे छोटे बच्चों को परेशान नहीं होना पड़े। एक मोटी फाइल है अमित गुप्ता जी के पास जो इन्होंने लगातार कई सालों से आरटीआई डाली है और दिल्ली सरकार को लेके इन्होंने आरटीआई डाली है, और वो सारे अहम विषय जिसमें न सिर्फ पॉल्यूशन है, बसेज हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, स्कूल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, पोस्टर्स हैं, विज्ञापन है, हॉस्पिटल्स और डेथ, और जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल वो जो अरविंद केजरीवाल सरकार को न सिर्फ घेरते हैं बल्कि उनके पूरे सरकार पे कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की सरकार पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दौर में सरकार पर करीब 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये कर्ज करीब 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञ इसे लेकर सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आने वाले वक्त में प्रदेश का आर्थिक संकट बढ़ने का अंदेशा भी बता रहे हैं। की आबादी वाला छोटा सा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इस छोटी सी आबादी वाले छोटे से राज्य में हर व्यक्ति पर औसतन करीब 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त करीब 90,000 करोड़ तक का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये बढ़कर 94,992 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वैसे तो कर्ज का प्रावधान विकास कार्यों के लिए होता है, लेकिन राज्यों में सब्सिडी और धुआंधार बंटती मुफ्त की रेवड़ियों ने आज लगभग हर राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर CAG की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई जगह सब्सिडी की जगह मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना है। ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। हमारे यहाँ सैलरी, पेंशन, जो लोन हम लेते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पे ही लगभग 60% पैसा जो है खर्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 30% के करीब पैसा बचता है। तो ऐसे में हम अपने डेवलपमेंट को भी जारी रखें, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर जारी रहे। ऐसे में हमें यही 2-3 चीज़ें रह जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज बनाएं। राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जा रहा है, फिर चाहे पंजाब हो या हिमाचल या फिर तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं का जोर सत्ता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर रहता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जरूरतें पूरी करने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल के संदर्भ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बागवानी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसी तरह अन्य राज्यों को भी अपनी क्षमताओं को देखते हुए संसाधन जुटाने की जरूरत है। तो सरकार जो है, कोई भी सरकार है, हमेशा से प्रयत्न करती रहे कि अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो जैसे टूरिज्म के माध्यम से या अपने हाइड्रो पावर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस वित्त वर्ष के बजट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 100 रुपए में से वेतन पर ही करीब 25% खर्च हो रहा है। इसी प्रकार वेतन और पेंशन पर भी सरकार को 100 रुपए में से 42 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा प्रदेश की GDP का 4.75% होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग से उदार आर्थिक सहायता की सिफारिशों का आग्रह किया है। पूर्व वित्त सचिव KR भारती के मुताबिक राज्यों को बेवजह के खर्चों के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी। मंत्रियों का लाव लश्कर के साथ चलना और VIP कल्चर को कम करने की भी सलाह दी गई है। आर्थिकी के मामले में हिमाचल की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हिमाचल सरकार के मंत्रियों, CPS और निगम अध्यक्षों ने 2 महीनों तक वेतन और भत्ते फिलहाल न लेने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसमें भी विलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 महीनों बाद इस वेतन को और इन भत्तों को वो जरूर लेंगे। लेकिन इस तरह का फैसला प्रदेश के बहुत बड़े कर्ज में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये प्रदेश के आर्थिक संकट को कम करने की जगह उसे सिर्फ टालने जैसा होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीनों की इस पहल से प्रदेश की आर्थिकी को कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं है। उधर झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। प्रतियोगिता के दौरान पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण 11 उम्मीदवारों की मौत होने से पहले से ही समस्याओं में घिरी हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर से निशाने पर आ गई है।
भाजपा ने शारीरिक परीक्षण प्रतियोगिता के दौरान कुप्रबंधन को मौत का कारण बताया है। झारखंड के भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से अभ्यर्थियों को दौड़ाया वैसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बच्चों को नौकरी नहीं बल्कि मौत दे रही है। जिस अफरा-तफरी में गवर्नमेंट लड़कों को दौड़ा रही है, इस प्रकार का होता नहीं है। एक एक केंद्र में 6-6 हज़ार बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है। यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। और जब कोई भी बच्चे रात भर आप भी हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादों की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य पुलिस प्रशासन का दावा है कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पूरी सुविधा दी गई। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अब तक हुई मौत के संबंध में अननेचुरल डेथ का यूडी केस दर्ज कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडी कांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगले महीने 3 अक्टूबर से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में कैसी है रामलीला आयोजन की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 अक्टूबर को नवरात्र के शुरू होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाएगा। इसलिए अब रामलीला को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी भी तैयारियों में जुट गई है। पिछले वर्ष रामलीला मंचन के 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी यहाँ की रामलीला कई मायनों में बेहद खास होती है। रविवार को आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 के द्वारा इस वर्ष की रामलीला के आयोजन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन के बाद कलाकारों ने मंच पर गणेश वंदना भी प्रस्तुत की। इसके बाद रामलीला के कलाकारों ने सीता स्वयंवर और रामायण के कई प्रसंग भी मंच पर प्रस्तुत किए। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। ये आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार 50 वर्ष अपने पूरे कर चुकी है और बड़ी भव्य और बड़ी सुंदर राम की लीला का यहाँ मंचन होता है। और इस लीला की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको पारिवारिक माहौल मिलेगा। यहाँ बहनें, माताएं, बच्चे, वो सबकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगी। तो जिस संस्कृति और जिस परंपराओं पे भारत गर्व करता है, उस संस्कृति और उस परंपराओं को आज की युवा पीढ़ी को सींचना और उनको उसमें साधना, ताकि आगे का हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, उस दिशा में ये रामलीला बहुत अच्छा काम कर रही है। कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि लोगों के सहयोग से सालों से यहाँ सफलतापूर्वक रामलीला का सुंदर मंचन होता आ रहा है। 51 साल हो गए हैं, ये 51वां साल है। पिछली बार हमने गोल्डन जुबली ईयर बनाया था जब इस रामलीला को 50 साल पूरे हुए। हाँ, कलाकार जो हमारे यहाँ है वो कोई इंजीनियर है, कोई पेशे से कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा व्यापारी है, लेकिन 3 महीने लगातार रिहर्सल करते हैं। हमारे यहाँ रावण का जो अभिनय करते हैं वो अमेरिका से आते हैं स्पेशल अभिनय करने के लिए। तो हमारी रामलीला अभिनय और अनुशासन के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से ये कमेटी रामलीला का आयोजन करा रही है और इस बार 51वां रामलीला का भव्य मंचन किया जाएगा। इस रामलीला में शामिल होने और अपनी भूमिका निभाने के लिए कलाकार दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसका कलाकारों के साथ साथ आम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट।
मणिपुर के इम्फाल में कथित कुकी उग्रवादियों के एक हमले में एक महिला की मौत हो गई और इस हमले में एक बच्ची समेत 4 नागरिक और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमले को उच्च तकनीक वाले ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया। पुलिस ने हमले के बाद तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। मणिपुर सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का जिक्र किया, तो उधर प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी और मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर दिया। और समाचारों के अंत में अब देखते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों को फटाफट अंदाज में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों को भ्रमित करते हैं। जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केरल के पलक्काड में बुद्धिजीवी वर्ग से मुलाकात की। इनमें वकील और अध्यापकों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग शामिल रहे। भाजपा अध्यक्ष ने इनके साथ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में JP नड्डा ने वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। असम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि असम के लोग राज्य में TMC को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। अगर मैं TMC में ही बना रहता तो मुझे कुछ हासिल नहीं होता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 64वां स्थापना दिवस मनाया। NCERT के स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।